हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्या डिफरेंस है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। सिमिलरली क्या डिफरेंस है कैपिटल रिसीट्स और रिवेन्यू रिसीट्स में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। अक्सर हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कौन से खर्चे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और कौन सी रिसीट्स हमारी कैपिटल रिसीट्स हैं और कौन सी रिसीट्स हमारी रिवेन्यू रिसीट्स है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना कि किनको हम कैपिटल खर्चा माने और किनको रिवेन्यू खर्चा माने। इसमें से आपके एग्जाम में जनरली क्वेश्चंस आता ही आता है। तो आज मैं आपको कराने वाला हूं सीए फाउंडेशन यूनिट नंबर 4 फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहली बात कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होते क्या हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हम इनकर करते हैं टू एक्वायर एनी फिक्स एसेट फॉर यूज इन बिजनेस। किसी भी एसेट को परचेज करने के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं, जैसे मैं एक मशीनरी खरीद रहा हूं, मान लो वो मशीन बाहर से आ रही है इंडिया के, और उसको लाने के लिए मुझे ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा करना पड़ रहा है और उसको इंस्टॉल करवाने के लिए भी खर्चा करना पड़ रहा है। लेट्स से वो मशीन है 1 लाख रुपीस की। अब उसको लाने के लिए मुझे खर्चा करना पड़ा लेट्स से 50,000, और उसको इंस्टॉल करवाने के लिए मुझे खर्चा करना पड़ा 30,000। तो टोटल मेरा खर्चा हो गया 1,80,000। तो क्या अब इसमें जो 1 लाख रुपए का खर्चा है ये सिर्फ एसेट को एक्वायर करने के लिए है, लेकिन बाकी खर्चे ट्रांसपोर्टेशन के लिए हैं और इंस्टॉलेशन के हैं। तो क्या इन्हें भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे या फिर एसेट की वैल्यू में ऐड कर देंगे। तो जो ये बाकी खर्चे हो रहे हैं दोनों के दोनों, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और उसको इंस्टॉल कराने का खर्चा, इन्हें भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे और एसेट की वैल्यू में ऐड करेंगे। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हम इनकर करते हैं फॉर रनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस को चलाने के लिए जो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। मान लीजिए पहले मेरे पास एक मशीन थी, अब मैं एक और मशीन एक्वायर करूंगा, खरीदूंगा, तो मेरे पास 2 मशीन हो जाएगी। मैं ज्यादा आउटपुट दे पाऊंगा, ज्यादा सेल कर पाऊंगा, तो मेरे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, प्रॉफिट्स बढ़ गए, अगर उतनी ही डिमांड मार्केट में रहती है तो। सिमिलरली जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ये इनकर किए जाते हैं फॉर अर्निंग प्रॉफिट, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को कमाने के लिए। इनसे हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती नहीं है। पीरियड। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर मिलता है। आप कोई मशीन एक्वायर करेंगे, बिल्डिंग एक्वायर करेंगे, फर्नीचर एक्वायर करेंगे, तो ये कई सालों तक, 5 साल 10 साल तक चलेंगी, क्योंकि हम जो भी फिक्स एसेट एक्वायर करते हैं इन बिजनेस नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, जबकि उसको बिजनेस में चलाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जबकि हमारे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं विद इन ईयर। एक ही साल के अंदर वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। आप सैलरी मंथली बेसिस पे पे करेंगे, जो आपके यहाँ एम्प्लॉई है वो काम करेगा, फिर आपको अगले महीने सैलरी पे करनी है, फिर एम्प्लॉई काम करेगा। सिमिलरली ये चलता रहेगा। तो आपके जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो उसी महीने में, उसी फाइनेंशियल ईयर में एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात, जितने भी हमारे रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं वो कहाँ पर डेबिट किए जाते हैं, उन्हें हम डेबिट करते हैं एसेट अकाउंट में। यानी बैलेंस शीट में वो कहाँ पर दिखाए जाते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड पर दिखाए जाते हैं। जबकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इन्हें हम खर्चा ट्रीट करते हैं और इसे हम कहाँ पर डेबिट करते हैं, इन्हें हम डेबिट करते हैं एक्सपेंस अकाउंट में, यानी कि या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगली बात, ये हमारे एसेट का पार्ट बनते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे खर्चों का पार्ट बनते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारी बैलेंस शीट में आते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसा मैंने आपको बताया या तो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कॉस्ट ऑफ मशीनरी। हमने कोई मशीनरी परचेज करी तो वो हमारे लिए कैसा खर्चा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि इसका बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स होगा। ये हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे, ये नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। नॉन रिकरिंग नेचर का मतलब ये बार बार नहीं होते, नॉन रिकरिंग नेचर। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे रिकरिंग नेचर के होते हैं, यानी ये खर्चे हमारे बार बार होते हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल हमारे पास सबसे पहला कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग या मशीनरी परचेज, फिर है कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर। ये सारे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड पर आएंगे।
इस पे हालांकि हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लेकिन वो एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल डेप्रिसिएशन, रेंट, रिपेयर एंड इंश्योरेंस, तो ये सारे हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो आइए अब हम आपके स्टडी मटेरियल से भी देख लेते हैं कि वहां पर ये क्या बातें लिखी हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। तो आपके स्टडी मटेरियल में भी बताया गया कि हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 साल का होता है। उस 1 साल के अंदर हम कई सारे खर्चे करते हैं, बहुत सारे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती हैं, हमें उन्हें क्लासिफाई करना होता है कि वो ट्रांजेक्शन रिवेन्यू नेचर की है या फिर कैपिटल नेचर की है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो जनरेट करते हैं एंड्योरिंग बेनिफिट, यानी उनसे हमें कई सालों का बेनिफिट मिलता है। जो हमारे खर्चे हैं उसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं पीएनएल अकाउंट में ड्यू टू मैचिंग प्रिंसिपल, और जबकि हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है उन्हें हम कैपिटलाइज करते हैं। तो ये डिस्टिंक्शन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन से खर्चे बैलेंस शीट में जाएंगे और या एसेट का पार्ट बनेंगे और कौन से खर्चे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनेंगे। आइए आगे चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखिए, कंसिडरेशन इन डिटरमाइनिंग कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या क्या फैक्टर्स आपको ध्यान रखने चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये खर्चा सर कैपिटल एक्सपेंडिचर है या ये खर्चा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो किन किन फैक्टर्स को हमें ध्यान रखना होगा उनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहला नेचर ऑफ बिजनेस। तो पहला पॉइंट दिया आपकी बुक में नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं तो फर्नीचर खरीदना आपके लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि फर्नीचर आप खरीदेंगे बेचेंगे। स्टॉक इज हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, बट फिक्स्ड एसेट्स आर नॉट हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। तो फिर अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर खरीदना आपके लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। लेकिन अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस नहीं है और आप फर्नीचर खरीदेंगे तो फिर वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, आप उसे बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाएंगे, अदरवाइज वो आपके स्टॉक का पार्ट बनेगा। रेकरिंग नेचर, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रेकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार होते हैं। जैसे सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, ये हम हर साल लगाते हैं, हर साल पे करते हैं। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ एक्सपेंस, किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। अगर हम कोई रिपेयर का खर्चा कर रहे हैं तो वो हमारे लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन वहीं अगर कोई हम ऐसा खर्चा कर रहे हैं जिससे एसेट की लाइफ बढ़ जाएगी या फिर एसेट्स हमें और ज्यादा आउटपुट देगी, उसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी, तो वो हमारे लिए फिर कैसा खर्चा होगा, वो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो यहां पर आपको पर्पस आइडेंटिफाई करना जरूरी होगा कि क्या पर्पस है। एक्सपेंसेस फॉर रिपेयर ऑफ मशीन इन नॉर्मल मेंटेनेंस, तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम खर्चा मानेंगे। सच एक्सपेंसेस आर रिवेन्यू इन नेचर। वहीं कोई ऐसा खर्चा है जो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहा है तो हम उसे कैसा खर्चा मानेंगे, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। अगली इंपॉर्टेंट बात नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑन रिवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, यानी अगर आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो आपके लिए वो खर्चा कैसा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और अगर आपकी अर्निंग कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा तो आपके लिए वो कैसा खर्चा होगा, वो आपके लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। मैं यहां पर एक आपको एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल एक थिएटर है, उस थिएटर के अंदर अगर हम सिटिंग कैपेसिटी को और बढ़ा दें और उसके लिए हमारा खर्चा हुआ 20 लाख रुपए का, तो बताइए क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। अगर हम सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली हम और ज्यादा टिकट्स बेच पाएंगे, हमें प्रॉफिट्स और ज्यादा होगा, तो ये हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो ये हमारे लिए कैसा खर्चा हुआ, ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। ऑन दी अदर साइड मैंने अपने थिएटर के अंदर एक नया साउंड सिस्टम लगा दिया 50 लाख रुपए का। अब क्या इस साउंड सिस्टम नया लगाने से क्या मैं ज्यादा रिवेन्यू जनरेट कर पाऊंगा, क्या मेरी ज्यादा टिकट्स बिकेंगी, टिकट्स तो उतनी ही बिकेंगी, मेरी अर्निंग कैपेसिटी तो नहीं बढ़ेगी। तो ये साउंड सिस्टम मेरे लिए कैसा खर्चा होगा, मेरे लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। आगे बात करते हैं मटीरियलिटी इन्वॉल्व। मटीरियलिटी का मतलब अगर अमाउंट मटीरियल है, बड़ा अमाउंट है, तो जर्नली कई बार ऐसा होता है बड़ा अमाउंट है तो हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। और जर्नली जब छोटा अमाउंट है, जैसे मान लीजिए हमने कैलकुलेटर खरीदा, अब कैलकुलेटर कितने का आता है, 500 रुपए, 400 रुपए, 300 रुपए, लेकिन हमारा ये कैलकुलेटर 2 साल, 3 साल, 5 साल तक चलता है, तो क्या हम कैलकुलेटर को एसेट्स दिखाएंगे या खर्चा मानेंगे, आप बताइए। कैलकुलेटर यहां पर हम एक्सपेंस ट्रीट करेंगे ड्यू टू मटीरियलिटी। अब छोटे छोटे आइटम्स को हम एसेट नहीं ट्रीट कर सकते, मटीरियल बातें, इंपॉर्टेंट बातें, सिग्निफिकेंट अमाउंट को हम क्या ट्रीट करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये केस टू केस डिपेंड करेगा। हालांकि ये फैक्टर्स हमें दिए गए हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि कोई खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या कोई खर्चा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट
हर केस में हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें सोचना पड़ेगा कि ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास कुछ इलस्ट्रेशन दिया आपकी बुक में, आइए वो इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं एक बार। स्टेट विद रीजंस वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जनरली ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बनता है आपके एग्जाम में, तो आपको इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए। जितने भी क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में दिए उन्हें अच्छे से कर लेना चाहिए, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो आइए, सबसे पहला इलस्ट्रेशन का फर्स्ट पार्ट कह रहा है ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या ये बात सही है या गलत है? तो ये बात गलत है, फॉल्स है। ओवरहॉलिंग एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जिससे मशीनरी की लाइफ बढ़ जाती है। एक सेकेंड हैंड मशीनरी थी, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, उसके अंदर हमने कुछ ओवरऑल एक्सपेंस किया जिससे उसकी लाइफ 5 साल 10 साल और बढ़ गई, तो इससे हमारी मशीनरी की एफिशिएंसी बढ़ गई। तो ये खर्चा कैसा खर्चा होगा? ये खर्चा होगा सर कैपिटल एक्सपेंडिचर। आइए सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हमने कुछ ऐसा खर्चा करा जिससे हमारे वर्किंग एक्सपेंसेस, जो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस थे, वो रिड्यूस हो गए। मान लीजिए हम कोई ऐसी मशीन लेकर आए जिसने लेबर का काम रिड्यूस कर दिया, हमें एक स्टाफ हटाना पड़ गया, तो अब ये कैसा खर्चा होगा? ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा। तो ये बात भी क्या हुई? ये बात भी हुई फॉल्स। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए हमने कुछ खर्चा किया, लीगल फीस पे करी एडवोकेट को, तो क्या ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए आप कोई भी खर्चा कर रहे हो, वेदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वेदर इंस्टॉलेशन कॉस्ट, लीगल फीस, ये सब कैसे खर्चे माने जाएंगे? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाएंगे और एसेट की वैल्यू में इन्हें क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा। अगली बात आते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट पे। तो यहां पर लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या ये बात सही है? यस सर, ये बात बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अमाउंट स्पेंट एज लॉयर फीस टू डिफेंड अ सूट claiming that firm factory site belong to plaintiff land is a capital expenditure। हमारे पास ऑलरेडी कोई बिल्डिंग है, उस पर किसी ने कोई अनऑथोराइज पोजेशन कर लिया, हमने कोर्ट में केस डाल दिया और अब उस पर हमारा खर्चा हो रहा है, कोर्ट में हमने पे कर रहे हैं, लॉयर को पे कर रहे हैं, तो क्या ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? अब यहाँ पर हम एसेट को एक्वायर करने के लिए खरीदते टाइम ये खर्चा नहीं कर रहे, एसेट्स तो हमारे पास कई सालों से थी, लेकिन किसी ने उस पर अनऑथोराइज पोजेशन कर लिया, तो अब हम उसे अपने नाम से कोर्ट में गए हैं, केस चल रहा है, खर्चा हो रहा है, तो अब उस सूट को हम डिफेंड कर रहे हैं, तो अब ये खर्चा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बात क्या है? फॉल्स। आगे पढ़ते हैं। आइए फिफ्थ पार्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वन आउट पार्ट ऑफ मशीन इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कोई मशीन है, उसके अंदर से कोई एक पार्ट खराब हो गया, उस एक पार्ट को आपने नया लगा दिया, तो क्या ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? ये नॉर्मल मेंटेनेंस का खर्चा है। कोई एक पार्ट मशीनरी का खराब हो गया, उसकी जगह हमने नया पार्ट लगा दिया। अब कोई फैन है, फैन अब स्लो हो जाता है तो उसमें कंडेंसर लगाते हैं, तो क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो यहां पर ये बात क्या है? फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रिपेयर एंड वाइट वॉश फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब भी आप कोई मशीन खरीदेंगे, चाहे वो न्यू हो चाहे सेकेंड हैंड हो, at the time of acquisition whatever amount you are incurring that will be treated as capital expenditure। तो यहां पर आप जो व्हाइट वॉश का खर्चा कर रहे हो, रिपेयर का खर्चा कर रहे हो, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट टाइम परचेज पर जो खर्चा कर रहे हो, चाहे वो ओल्ड बिल्डिंग हो चाहे न्यू बिल्डिंग हो, इसे हम क्या मानेंगे? इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। तो क्या ये बात सही है या फॉल्स है? ये बात फॉल्स है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। सेवंथ नंबर पॉइंट कह रहा है एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग अ सिनेमा इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आप कोई भी लाइसेंस लेते हो और लाइसेंस के लिए फीस पे करते हो, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, क्योंकि लाइसेंस पे करके ही हम वो काम कर सकते हैं।
जैसे 2G 4G 5G लाइसेंस होते हैं, टेलीकॉम कंपनियां इस लाइसेंस को गवर्नमेंट से खरीदने के लिए काफी खर्चा करती है, तो ये उनकी एसेट का पार्ट बनता है और उस पर वो डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन क्लेम करते हैं। सिमिलरली हमें कोल कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो माइनिंग राइट्स लेती है गवर्नमेंट से, उसके लिए उन्हें लाइसेंस फीस चुकानी पड़ती है। तो ये कैसा खर्चा हुआ लाइसेंस फीस, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। लेकिन इस लाइसेंस को हर साल रिन्यू भी कराना पड़ता है, तो जो ये रिन्यूअल फीस पे करनी है ये रिकरिंग नेचर की है, तो इसे हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे। लेकिन लाइसेंस फीस आपको वन टाइम पे करनी होती है, तो इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। तो यहां पर हम लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए कोई खर्चा कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? यस, बिल्कुल सही बात है। लास्ट पॉइंट, अमाउंट स्पेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट विच आर नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हाउस एंड वर डिमोलिश्ड व्हेन सिनेमा हाउस वाज रेडी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, सिनेमा हॉल बना रहे हो, सिनेमा हॉल को बनाने से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे, टेम्परेरी शेड बनाई, बिल्डिंग खरीदी, ब्रिक्स खरीदी, शेड्स बनाए, जो भी खर्चा होगा सारा का सारा कैपिटलाइज होगा, तो इसे हम क्या मानेंगे? इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। यस, तो ये बिल्कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाएगा। तो 8th पॉइंट हो गया हमारा ट्रू। तो आई होप ये इलस्ट्रेशन 1 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलस्ट्रेशन 2, पढ़ते हैं ध्यान से। क्या कह रहे हैं? स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि कौन सा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कौन सा खर्चा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपको रीजन के साथ बताना है। तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग अ फैक्ट्री 10,000 रुपए। अमाउंट आपको छोटा लग सकता है, लेकिन लाइसेंस हम स्टार्ट करने के लिए कोई भी खर्चा करेंगे तो बच्चों वो क्या होगा? वो होगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहां पर एक ऐसा खर्चा होना चाहिए, यहां पर ये होगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, ₹1,000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू न्यू साइट। एक जगह से इन्वेंट्री को दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो रोज का काम है, इधर से इन्वेंट्री उधर जाएगी, उधर से उधर जाएगी, ये तो डेली बिजनेस का काम है। तो क्या ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए? दिस इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसे हम क्या ट्रीट करेंगे? इसे हम ट्रीट करेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगली बात, रिंग्स एंड पिस्टन्स ऑफ इंजन वर चेंज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 5,000 टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी। अब हमने क्या किया, जो उसके अंदर मशीन के अंदर रिंग्स और पिस्टन्स होते हैं इंजन के अंदर हमारे जो रिंग्स और पिस्टन होते हैं उन्हें चेंज कराया और उसमें खर्चा आया 5,000 रुपये। अब इससे हमारी क्या हो गई? फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी हो गई। तो बताइए क्या ये खर्चा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? अब इसे हम ट्रीट करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे हमारी मशीनरी की एफिशिएंसी बढ़ रही है। आइए पढ़ भी लेते हैं आंसर में क्या लिखा है। 5,000 spent on changing rings and piston of engine to get fuel efficiency is a capital expenditure, क्योंकि ये इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स एसेट है और इंक्रीज करेगी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस बाय कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कम हो जाएगी तो इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है 4th पॉइंट, मनी पेड टू MTNL 8,000 रुपये फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीफोन इन ऑफिस। टेलीफोन लगाने के लिए जो खर्चा है वो हमने पे करा है। अब ये 8,000 रुपये हमारा क्या किस तरह का खर्चा होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? ये एक तरह से सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने दिया है। अब क्या होता है, हम सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं, 8,000 रुपये मैंने MTNL को दिए। अब जब मेरा बिल आएगा तो उस बिल में से मुझे बिल नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि 8,000 रुपये ऑलरेडी वहां पर डिडक्टेड है, तो ये हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअल कॉस्ट से एडजस्ट हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखे हैं। मनी डिपॉजिटेड विद MTNL फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीफोन ऑफिस इज नॉट एक्सपेंडिचर। ये एक तरह से सिक्योरिटी डिपॉजिट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। दिस इज ट्रीटेड एज एसेट एंड सेम इज एडजस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट द एक्चुअल टेलीफोन बिल्स। जो आपके बिल्स आएंगे बाद में, उससे ये पैसा एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा पॉइंट था, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट 5th पॉइंट, अ फैक्ट्री शेड वाज कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख। अ सम ऑफ 5,000 हैज बीन इनकर्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स फॉर स्टोरिंग बिल्डिंग मटेरियल। अब बिल्डिंग बना रहे हैं बहुत बड़ी, हमने साइड में एक टेम्पररी शेड बना दी, तो बताइए क्या ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है? तो ये हमारा कैसा खर्चा होगा? अभी डिस्कस किया था आपसे,
कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा कैसा खर्चा होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आई होप ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच आपको डिफरेंस पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा और आपने मेरे साथ ये 2 इलस्ट्रेशन करे होंगे तो आपको काफी हेल्प हुई होगी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे कि कैपिटल रिसीट और रिवेन्यू रिसीट में क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपके लिए समरी नोट्स बना रखे हैं जहां पर क्विकली बातों को लिख रखा है। आइए वहां से एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि क्या डिफरेंस है कैपिटल रिसीट में और रिवेन्यू रिसीट में। तो कैपिटल रिसीट, रिवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट वो रिसीट होती है जब आप किसी फिक्स एसेट को बेच के जो पैसे आते हैं उसे हम कैपिटल रिसीट कहते हैं, या हमने एक और बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करी तो वो हमारे लिए कैपिटल रिसीट होगी। जबकि रिवेन्यू रिसीट वो होती है जो हमारी डे टू डे इनकम, सेल, प्रॉफिट, जो हमारे मेन डेली काम से जो पैसे आते हैं उसे हम बोलेंगे रिवेन्यू रिसीट। तो आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। सबसे पहला पॉइंट, इट इज अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ फिक्स एसेट और रिसीट एज अ कैपिटल और लोन्स टेकन। यानी 3 चीजें इसके अंदर। सबसे पहला, कोई एसेट को आप सेल करके जो पैसा आ रहा है आपके पास, या आपके पास कोई कैपिटल में आपके पास रिसीट आ रही है, या फिर आप कोई क्या ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं। तो 3 चीजें कैपिटल रिसीट मानी जाती हैं। रिवेन्यू रिसीट क्या होती है सर? रिवेन्यू रिसीट इज अ अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। गुड्स को सेल करके, सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं, गुड्स को सेल करके या जो सर्विसेज प्रोवाइड करके हमारे पास जो पैसे आते हैं, रियलाइज होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिवेन्यू रिसीट। ये रेकरिंग नेचर की होगी। अगेन ये कैसी नेचर की होगी? ये रेकरिंग नेचर की होगी। और ये किस नेचर की होगी? ये नॉन रेकरिंग नेचर की होगी। आइए नेक्स्ट हमारे पास जो कैपिटल रिसीट है ये कहां पर आएंगी? बैलेंस शीट में आएंगी। कैपिटल रिसीट आपको पता है कैपिटल बढ़ेगी तो बैलेंस शीट में दिखाते हैं, लोन लेते हैं तो बैलेंस शीट में दिखाते हैं, प्रॉफिट होता है हमारे पास तो हम क्या करते हैं? प्रॉफिट तो हम सेल करते हैं अगर, तो वो एसेट से माइनस हो जाती है, पूरी वैल्यू चली जाती है। तो ये हमारी कैपिटल रिसीट हुई। अब रिवेन्यू रिसीट हम या तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे या फिर कहां दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैपिटल रिसीट कैसा होता है? नॉर्मली नॉन रेकरिंग नेचर की होती है। रिवेन्यू रिसीट कैसे नेचर की होती है? रेकरिंग नेचर की होती है। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल रिसीट आर रिसीट विच आर नॉट रिसीव्ड इन कोर्स ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो हमें नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं मिलती उसे हम कैपिटल रिसीट कहते हैं। लेकिन जो हमें डे टू डे डेली मिल रही है, इन नॉर्मल ट्रेडिंग ऑपरेशन में हमें जो पैसे आ रहे हैं, जो मिल रहा है, वो हमें क्या होगा? वो हमारे लिए रिवेन्यू रिसीट होगा। लास्ट इंपॉर्टेंट बात, कैपिटल रिसीट आर नॉर्मली नॉट अवेलेबल फॉर पेमेंट एज प्रॉफिट टू ओनर ऑफ द बिजनेस। जो हमारी कैपिटल रिसीट होती है उसको हम प्रॉफिट उससे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ये कह रहे हैं। लेकिन रिवेन्यू रिसीट से हम क्या कर सकते हैं? इट इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर ऑफ द बिजनेस। जनरली कंपनी के केस में भी ऐसा होता है कि जो भी हम डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर करते हैं वो हम रिवेन्यू रिसीट से करते हैं, कैपिटल रिसीट से नहीं करते। तो यहां पर ये बात ध्यान रखनी है। तो आइए अब पढ़ते हैं कि आपके स्टडी मटेरियल में इसके बारे में क्या लिखा है। देखिए, जो बातें मैंने अभी तक आपको बताई हैं वही लिखी हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। Receipts which are obtained in normal course of business are revenue receipt, and receipt which are not revenue nature are capital receipt। Example भी दिया, sale of fixed asset और investment, secured और unsecured loan, owner contribution, ये सब example दिए। Revenue receipt should not be equated with the actual cash received। Revenue receipt are credited to P&L account। एक्चुअली हम अपने अकाउंट्स में रेवेन्यू जो रिकॉर्ड करते हैं ऑन अक्रूवल बेसिस पे करते हैं, ठीक है। कैपिटल रिसीट हमारी क्रेडिट नहीं होती P&L अकाउंट में। आइए सीधा क्वेश्चन करते हैं, वहीं से आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। इलस्ट्रेशन 3 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं एक बार। गुड पिक्चर लिमिटेड कंस्ट्रक्ट सिनेमा हाउस एंड इनकर फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। पहला पॉइंट क्या लिखा है? पहला पॉइंट कह रहा है सेकेंड हैंड फर्नीचर वर्थ 9000 वॉज परचेस्ड। उसके ऊपर रीपेंटिंग का खर्चा किया 1000 और इंस्टॉल करने का खर्चा किया जिसके लिए वेजेस पे करी है 200 रुपये। तो मैंने आपको कहा था एसेट को एक्वायर करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी खर्चा करेंगे उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर जो 10,000 का अमाउंट है, 10,200 का, उसे हम क्या ट्रीट करेंगे? इस 10,200 को, इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे और फर्नीचर की वैल्यू में ऐड कर देंगे।
फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग लाइसेंस। लाइसेंस को एक्वायर करने के लिए कितना खर्चा हुआ? 20,000 रुपये, और हमें फाइन लगा 1,000 रुपये, और रिन्यूअल फीस 2,000 रुपये। तो अब इसमें जो ये 20,000 रुपये, ये हमारा कैसा खर्चा है? कैपिटल। फाइन हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इससे कोई बेनिफिट थोड़ी ना होगा हमें। और रिन्यूअल फीस मैंने आपको बताया था रेकरिंग नेचर की होती है, ये हमारा कैसा खर्चा होगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो पॉइंट नंबर 2 आप पढ़ सकते हैं कि जो फाइन है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रिन्यूअल फीस है ये भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट जो एक्वायर करने के लिए हम खर्चा पे कर रहे हैं वो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, कह रहा है फायर इंश्योरेंस 1,000 रुपये पेड ऑन 1 अक्टूबर 2019 फॉर 1 ईयर। अब हमने यहाँ फायर इंश्योरेंस पे करा है, यहाँ पर ये प्रीपेड एक्सपेंस है क्योंकि हमने 1 साल के लिए पे करा है, तो 6 महीने इस साल, 6 महीने नेक्स्ट ईयर के लिए, तो इसमें प्रीपेड एक्सपेंस है। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है यानी आधा अमाउंट 500 रुपये आप कह सकते हो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और 500 रुपये अब आपका एसेट का पार्ट बनेगा जो कि अगले साल यूटिलाइज होगा। नेक्स्ट पॉइंट, टेम्पररी हट वर कंस्ट्रक्टेड 1200, दे वर नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा, दे वर डिमोलिश्ड व्हेन सिनेमा हॉल वाज रेडी। अगेन मैंने ये बात करी बार बार, ये हमारा कैसा खर्चा है, इसे कैपिटलाइज किया जाएगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पर आते हैं, क्या कह रहा है एक बार पढ़ते हैं। स्टेट विद रीजन हाउ यू विल क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर। आप कैसे क्लासीफाई करेंगे? सबसे पहला ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस 25,000 रुपये फॉर इंजन ऑफ मोटर कार टू गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। अब इससे हमारी मशीनरी की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमारा खर्चा कम होगा, तो ये ओवरऑलिंग एक्सपेंडिचर हमारा कैसा खर्चा माना जाएगा? ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट है इनॉग्रल एक्सपेंसेस 25 लाख रुपए इनकर्ड फॉर ओपनिंग अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन एग्जिस्टिंग बिजनेस। हमने खर्चा किया, इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस में बड़ा खर्चा कर दिया, क्या इससे कोई आपकी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी? नो, ये तो आपने एक खर्चा कर दिया बहुत बड़ा, एडवर्टाइजमेंट में जैसे बहुत बड़ा खर्चा कर देते हैं, तो इनॉग्रेशन में आपने 25 लाख रुपए खर्च कर दिए एक ओपनिंग में। तो अब जो आपकी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, अब ये बताइए कैसा खर्चा है? ये आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। इनॉग्रल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ओपनिंग न्यू यूनिट में बी help to explore more customer. This expenditure in nature of revenue expenditure, as expenditure may not generate any enduring benefit to the business over the more than one accounting period. थर्ड पॉइंट पे आते हैं, कंपनसेशन 2.5 करोड़ रुपए पे करे वर्कर को who opted for voluntary retirement। अब यहाँ पर आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए पे करा, अब आप जो भी सैलरी वगैरह पे करते हैं ये हमारे बिजनेस का खर्चा, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो अगेन ये हमारे लिए कैसा खर्चा होना चाहिए? ये हमारे लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। आइए पढ़ लेते हैं। अमाउंट पेड टू वर्कर फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट इज नेचर ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ अमाउंट इज वेरी सिग्निफिकेंट इट मे बी बेटर टू डेफर फॉर फ्यूचर ईयर्स। यानी कई सालों में इसको डेफर करेंगे, कई सालों में इसको पीएनएल में डालेंगे, एक बार में नहीं डालेंगे। तो ये पॉइंट था इलस्ट्रेशन 4 के अंदर, हमें 3 पॉइंट्स दिए थे। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इलस्ट्रेशन 5, आई थिंक ये हमारा लास्ट इलस्ट्रेशन है, आइए इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर एंड रिसीट एज कैपिटल और रेवेन्यू। सबसे पहला पॉइंट, 10,000 रुपये स्पेंड करें ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डायरेक्टर और ऑन ट्रिप अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट। घूमने के लिए करे होते तो फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता, लेकिन परचेज करने के लिए फिक्स एसेट को, तो ये हमारे लिए कैसा खर्चा होगा बच्चों? ये हमारे लिए होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर। हमें डेटर से पैसे मिले, भाई ये तो डेटर से तो रेकरिंग नेचर के पैसे मिलते ही रहते हैं हमारे लिए, तो ये हमारे लिए कैसी रिसीट होनी चाहिए? ये हमारे लिए रिवेन्यू रिसीट होगी, खर्चा नहीं है, ये रिसीट है, तो ये हमारे लिए रिवेन्यू रिसीट। अमाउंट स्पेंड ऑन डिमोलिशिंग ऑफ बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिगर बिल्डिंग ऑन द सेम साइट। अब आप नई बिल्डिंग बनाने में खर्चा कर रहे हो, तो जो खर्चा तोड़ने के लिए भी होगा वो भी हमारे लिए क्या माना जाएगा? वो भी हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाएगा। लास्ट पॉइंट,
इंश्योरेंस क्लेम आपको रिसीव हुआ ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज बाय फायर। अब या तो ये कैपिटल रिसीट होगी या रेवेन्यू रिसीट होगी। आप खुद ही बताइए क्या ये रेवेन्यू रिसीट होनी चाहिए? क्या हमें इंश्योरेंस क्लेम बार बार मिलता है, रेकरिंग नेचर का है? नो। यहां पर ही हमारे लिए रिसीट कैसी होगी? यहां पर ही हमारे लिए रिसीट होगी कैपिटल रिसीट्स। तो ये मैंने आपके साथ पूरा यूनिट 4 अच्छे से डिस्कस कर लिया। इसकी समरी भी आप एक बार पढ़ लेना, और जो ये नीचे ट्रू फॉल्स दिए हैं ये भी आप खुद एक बार कर सकते हैं, और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आप खुद एक बार कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको करते हुए कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं कि अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो मैं ज़रूर आपको उसमें हेल्प करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ और सीए फाउंडेशन से रिलेटेड वीडियोस के साथ। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।